तो आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट फॉर डेटा के ऊपर। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू मेजर कंसिस्टेंसी? हियर इज द सिचुएशन। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है? डेटा सेट के दरमियान जो तसलसल पाया जाता है, ठीक है, तसलसल, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी उर्दू में। वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी हमारे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। द गोल इज टू फाइंड द कंसिस्टेंट परफॉर्मर। यहाँ पे वर्ड देखें, बेस्ट परफॉर्मर की बात हम नहीं करें, हम कंसिस्टेंट परफॉर्मर की बात करें। कंसिस्टेंट परफॉर्मर, हर साल या हर टेस्ट में फेल होने वाला बच्चा भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो सकता है। हर टेस्ट में एवरेज स्कोर करने वाला बच्चा वो भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो सकता है। हर टेस्ट में टॉप स्कोरर जो है, हर टेस्ट में टॉप स्कोर करने वाला बच्चा भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो सकता है, लेकिन इसमें बेस्ट परफॉर्मर सिर्फ टॉप वाला होगा। तो लिहाजा हम कंसिस्टेंट परफॉर्मर ढूंढना चाह रहे हैं। बेस्ट परफॉर्मर जो है नहीं, वो बेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर। रैंकिंग फॉर द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर होल ईयर परफॉर्मेंस, यानी एक साल की जो उनकी परफॉर्मेंस है और किस बेसिस के ऊपर, इन डिफरेंट एग्जाम्स हेल्ड पीरियडिकली, यानी उनके जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जो एग्जाम्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स हो सकता है मंथ के 2 मंथ के बाद हो, या हर मंथ के बाद एग्जाम हो रहे हैं, 2 मंथ के बाद हो रहे हैं, 4 मंथ के बाद हो रहे हैं, 6 मंथ्स के बाद हो रहे हैं। वो जो भी पैटर्न सेट होता है, हमने उनके स्कोर के ऊपर जो है बताना है जी कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है वो कौन सा है। अब इस पर्टिकुलर चीज के अंदर जाहिर है इंफॉर्मेशन हमारे पास कम है, हम कुछ असम्पशंस लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब वेरिएबल सब्जेक्ट की बात आती है तो असम्पशन से काम लिया जाता है। यानी असम्पशंस हमारी क्या है? नंबर वन असम्पशन ये हमारी नंबर वन असम्पशन ये है कि जी तमाम जो स्टूडेंट्स, तमाम जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो एक डिफिकल्टी लेवल के, इक्वल डिफिकल्टी लेवल, इक्वल डिफिकल्टी लेवल के, डिफिकल्टी लेवल के, वरना फिर वेटेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर एक बहुत मुश्किल है, एक बहुत ईजी है, तो फिर वेटेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। लिहाजा हम जो है वो इक्वल डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट, इक्वल डिफिकल्टी लेवल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल, सॉरी मैं कलर यहाँ पे चेंज कर दूं, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। और हम जस्ट अपनी आसानी के लिए, ना भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट आसानी के लिए हम सपोज करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स कैरीज 100 मार्क्स, ऑल सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स, यानी हर सब्जेक्ट के अंदर जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स। अब देखें, हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी, एक स्टूडेंट है सी एंड सो ऑन, तो हम ए स्टूडेंट के स्कोर की जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर लें, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर लें। इस तरह बी के स्कोर की स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर लें, सी के स्कोर की स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर लें। तो ये कोई बेस्ट वे नहीं होगा, बिकॉज ये एब्सोल्यूट मेजर है। स्टैंडर्ड डिविएशन सिंपल, क्योंकि हम स्प्रेड से बताएंगे कि किस स्टूडेंट का स्प्रेड जो है वो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो स्प्रेड को जो है, यानी अगर सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट किया जाए तो रिलेटिव नहीं होता, यानी ये किसी अदर वैल्यू के साथ कंपैरिजन में नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो मीन के एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं या एब्सोल्यूट जो डिस्पर्शंस हैं वो हमें दो डिफरेंट डेटा सेट को कंपेयर करने के लिए बेस्ट मेजर्स नहीं है। इसका मतलब अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर लें, इवन के रेंज, सबसे इजीएस्ट वे क्या है? रेंज, स्टूडेंट के तमाम स्कोर यहाँ पे लिखे जाएं जो इसने मुख्तलिफ सब्जेक्ट में हासिल किए, उनकी रेंज फाइंड आउट कर ली जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी रेंज डिफरेंट होगी, इसकी रेंज डिफरेंट होगी, या इसकी रेंज, अगर इन दोनों की रेंज सेम भी हो जाए फिर भी आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रेंज भी एक जो है वो एब्सोल्यूट मेजर है। तो व्हाट कुड बी द बेस्ट मेथड? हमारे पास जो बेस्ट मेथड है वो ये जो ऑल टाइम बेस्ट मेथड है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है कि अगर हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करें, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्टूडेंट ए है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये वेरिएंस नहीं है, वी फॉर वेरिएंस नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर स्टूडेंट ए, ठीक है। तो वो कैसे आएगा? अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड करा दूंगा एवरेज वैल्यू के साथ और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 के साथ, यानी क्या हुआ कि मैंने इस स्टूडेंट की जो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट की थी, अब मैंने उसको डिवाइड कराया उसी स्टूडेंट के एवरेज स्कोर के साथ, सॉरी ये बार उसी स्टूडेंट की एवरेज स्कोर के साथ और मल्टीप्लाई करा दिया 100 के साथ। इसी तरह जो स्टूडेंट बी है उसका भी मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट किया, उसकी, यानी ये ए एंड दिस इज फॉर ए,
इस तरह स्टैंडर्ड डिविएशन उसके 20 स्टूडेंट का फाइंड आउट किया, उस 20 स्टूडेंट के जो मीन स्कोर है उससे डिवाइड कराया, मल्टीप्लाई बाय 100 करा दिया। तो देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन को तब मेजर करता है जब आप एवरेज को 100 असूम करते हैं, यानी एवरेज को 100, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है वो परसेंटेज में आएगा। अब जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे बड़ा होगा उसकी परफॉर्मेंस सबसे अनकंसिस्टेंट है, ठीक है, या उसकी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है, यानी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे स्मॉलेस्ट आएगा, इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मैं यहाँ पे फिर लिख दूं, इसको लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तमाम स्टूडेंट्स के लिए फाइंड आउट किया जाएगा, और उसके बाद हम जो है जो सबसे स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उसकी बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल जो बार बार फेल हो रहा था उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो बहुत स्मॉल आ गया, इसका मतलब है कि देयर आर चांसेस, यानी बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर में भी वो बच्चा फेल ही होगा, तो लिहाजा उसको स्कूल से ड्रॉप कर देना बेहतर है, या कुछ भी आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। एक बच्चा जो बहुत टॉप परफॉर्म कर रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत स्मॉल आ गया, तो दैट मीन्स कि वो नेक्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा।